हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, प्रतिदिन मॉर्निंग कैप्सूल में आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक पर मैं वीडियो लाता हूं और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिल्कुल आप देख सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह आपको आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल यह पहला अधिनियम जो कहीं ना कहीं व्यापारिक कंपनियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बांधने का प्रयास था इस एक्ट के द्वारा। तो हम लोग आज इस एक्ट को जानेंगे और इस एक्ट की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या आखिर इस एक्ट में थे, इन सभी चीज़ों को इस आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और देखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, तो बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह होगा कि आप लोग जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को ज़रूर से दबा देंगे। बिल्कुल बेल के आइकॉन को जो ऑल का होता है ऊपर वाले, जिसमें घंटी के दोनों तरफ रेखाएं बन जाती हैं, उसको दबाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक तो आपका चाहिए ही, शेयर अपने दोस्तों के साथ करेंगे। और बिल्कुल दोस्तों ये आपको है सो अपने दोस्तों में ज़रूर से वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जानेंगे हम लोग। तो इससे पहले हम आपको बताएं कि आपके जो है सो प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर 4 वीडियो आपको मिलेंगे। एक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास टॉपिक के अंतर्गत आपको 4 वीडियो होंगे, जिसमें यूरोपियन कंपनी का आगमन, 1757 की प्लासी लड़ाई, 1764 का बक्सर का युद्ध और फिर इलाहाबाद की संधि। तो आप जरूर से चारों वीडियो को देखिएगा। चूंकि उस वीडियो को देखिएगा तो आज के वीडियो को देखने में और भी मजा आएगा। तो हम लोग है सो उस हल्की सी झांकी उन चारों को, चूंकि हम लोग है सो आधुनिक भारत के इतिहास को कंटिन्यू आगे बढ़ते चलेंगे तो उसकी हल्की झांकी देखना जरूरी है, चूंकि इस रेगुलेटिंग एक्ट को समझना होगा। तो फिर आज हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं इसमें और हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको कब हुई थी? बिल्कुल आप जानते हैं, चूंकि आप वीडियो देख चुके हैं। तो स्थापना आपको हुआ है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और भारत में यह व्यापार करने के लिए यह कंपनी आया था ब्रिटिश के महारानी से आदेश को लेकर। और भी बहुत सारी यहाँ पर व्यापारिक कंपनी आई थी, फ्रांसीसी, डच, डेनिश, आपको पुर्तगाली, ये सभी कंपनियां यहाँ पर आई। लेकिन वो सारी कंपनियों का मूल ध्येय था व्यापार करना। और व्यापार प्राचीन काल से ही आप जैसा कि जानते हैं कि यूरोपियों के द्वारा उस तरफ से व्यापार किया जाता था। तो यहाँ पर मूल रूप से व्यापार करने आए थे। तो व्यापार करते करते इनकी नज़र कहीं ना कहीं, ये अंग्रेजों की नज़र भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उस पर पड़ी। चूँकि इस समय में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी 1707 के बाद, और यहाँ जो उसके उत्तराधिकारी जितने भी हुए वे सभी कहीं न कहीं अयोग्य या अकुशल शासक थे, जिसके बाद उन लोगों के द्वारा उस साम्राज्य का विस्तार तो छोड़िए, संभाल पाना भी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। और इसी कारण आपको जो है सो बाद में फारूक सियर के द्वारा है सो और भी अधिकारियों के द्वारा बहुत सारे ऐसे अंग्रेजों को छूट दिए गए। और ये जो प्रांत आपको है सो, चाहे वह बंगाल आपको प्रांत के रूप में, या फिर अवधि, या फिर मैसूर, कर्नाटक, ऐसे प्रांत अपने आप को स्वतंत्र करते गए और मुगल शासक से है सो एक वार्षिक राशि देकर और स्वतंत्र शासन करने का फरमान उन लोगों के द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। तो ये सभी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सो उस समय में घटित हुई। तो हम लोग है सो बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये अंग्रेज यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए 3 जगह पर। वैसे तो सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फैक्ट्री का स्पष्ट तात्पर्य है कि वो गोदाम जहाँ पर वो सामानों को इकट्ठा करके समुद्रों के किनारे बंदरगाह पर कोठी में रखते थे। तो वो गोदाम का तात्पर्य यहाँ पर फैक्ट्री से होता है। तो वो सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किए, आपको बंबई में किए, मद्रास में किए, मछलीपट्टनम में किए आपको, और फिर है सो बंगाल में हुगली के नदी के किनारे कलकत्ता में भी अपने यह जो है सो फैक्ट्रियों को स्थापित किए वहाँ पे। तो
सबसे पहला केंद्र इनका बंगाल पड़ा, क्योंकि उस समय बंगाल सबसे धनी प्रांत था और इनकी नज़र वहाँ पर कहीं ना कहीं थी बंगाल पे। और बंगाल में इस समय में आपको सिराजुद्दौला वहाँ बंगाल के नवाब थे और बहुत तरह की ऐसी कार्य अंग्रेज जो है सो मुगल बादशाह से प्राप्त कर पूरे तरीके से व्यापार कर रहे थे। यह सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था और सिराजुद्दौला इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाया। तो उसके बाद है सो एक ब्लैक होल की घटना घटी जो 1756 में, और उसके बाद उस घटना में 123 अंग्रेज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारियों एवं मुगल बादशाह के बीच है सो युद्ध होना संभव हो गया। और ये आपको है सो 23 जून 1757 को, बिल्कुल 23 जून 1757 को, यह इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्लासी का युद्ध और एक बदलाव यहीं से आप कहिएगा कि पूरे अंग्रेजों का यहीं से है सो शुरुआत अंग्रेजों का नियंत्रण यहाँ स्थापित हुआ। क्योंकि इस युद्ध में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब हारे गए, सिराजुद्दौला की बाद में मृत्यु हो गई और यहाँ पर है सो अब अंग्रेज बंगाल पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिए। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जो बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और यह जो है सो 22 अक्टूबर आपको 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 का यह महत्वपूर्ण युद्ध बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे तो ये बक्सर का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है सो पूरे तरीके से अंग्रेज अब यह समझने लगे कि अब उनका भारत में साम्राज्य स्थापित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मुगल बादशाह की हार हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, मुगल बादशाह इस संयुक्त सेना में थे। बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह थे और बंगाल के नवाब थे आपको, और इधर अवध के नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेना की हार हुई थी। और मुगल बादशाह के हारे जाने के बाद आपको यह हो गया कि अब है सो अंग्रेजों का पूरे तरीके से इस पर भारत पे है सो उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। लेकिन वह अभी इसको अपने इसमें नियंत्रण में नहीं लेना चाहते थे। तो उसके बाद ये प्लासी के युद्ध में जो नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव, उनको बुलाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। और रॉबर्ट क्लाइव को आपको है सो रॉबर्ट क्लाइव को अब बंगाल का कमान दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो कि आप जानते हैं कि यह एक है सो मद्रास के बंदरगाह में क्लर्क की हैसियत से यहाँ आए थे और अपनी कुशलता के वजह से प्लासी के युद्ध को लड़े। और 1757 के युद्ध के बाद वह वापस इंग्लैंड जा चुके थे और इंग्लैंड वहाँ चले गए थे, लेकिन उनको पुनः बुलाया गया और बंगाल का अब है सो गवर्नर बना दिया गया। इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और ये जो है सो पहला काम यहाँ भारत में आते हुए पहला काम किए कि इलाहाबाद की संधि की गई है। इलाहाबाद की संधि, 2 संधियाँ इनके द्वारा इलाहाबाद की संधि की गई। और ये संधि आपको मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब बिल्कुल शुजाउद्दौला के साथ किया गया था। बंगाल के नवाब तो मीर कासिम आपको फरार ही हो गए, भाग गए। तो इनके साथ 12 अगस्त और 16 अगस्त को आपको जो है सो ये आपको 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में ये संधि हुई। और इस संधि के बाद जो है सो बंगाल में अब जो है सो पूरे तरीके से अंग्रेज यहाँ पर शासन करने लगे। चूंकि मीर जाफर उसके बाद मीर कासिम को हटाने के बाद मीर जाफर अब यहाँ पे बैठ गए थे। मीर जाफर बहुत दिन जीवित नहीं रहे, केवल 6 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनके बेटे वहाँ पे है सो नाबालिग पुत्र को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन नाम मात्र के, चूंकि शासन पूरे तरीके से वो अपने हाथ में रख लिए। ये आपको है सो अंग्रेज यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव भी एक चीज किए यहाँ की दोहरी शासन व्यवस्था को बंगाल में लागू किए। ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस समय में बंगाल में होने जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि ये आपको दोहरी शासन व्यवस्था के तहत 2 व्यवस्थाएं की गई वहां पे बंगाल में। एक तो दीवानी व्यवस्था और दूसरी जो व्यवस्थाएं थी और दूसरी व्यवस्था थी वह थी निजामत। बिल्कुल दोस्तों, निजामत की व्यवस्था। और आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि दीवानी वह जो है सो बंगाल के जितने भी राजस्व से संबंधित जो भी पैसे की वसूली, जितनी भी कार्य, वह अपने द्वारा, कंपनी के द्वारा, अधिकृत भारतीय व्यक्ति के द्वारा यह दीवानी का कार्य देखा जा रहा था। और यहाँ राजस्व का कार्य यहाँ पे किया जा रहा था। सभी तरह के कर, टैक्स लगान वगैरह ये दीवानी के तहत वसूले जा रहे थे। निजामत में था प्रबंधक और शासन व्यवस्था का नियंत्रण, प्रबंधन एवं नियंत्रण आपको ये है सो आपको नवाब के द्वारा नियंत्रण किए जा रहे थे। नवाब के द्वारा
रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस तरह के कुछ कार्य किए जा रहे थे जिसके वजह से भ्रष्टाचार पूरे तरीके से बंगाल में व्याप्त हो चुका था और बंगाल अब केवल धन उगाही के केंद्र बन गए थे, क्योंकि सभी जितने भी कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके थे और यहाँ से लगातार धनों को सोने के रूप में थैली बोरी में भरकर और ब्रिटेन ले जा रहे थे और एक उहापोह की स्थिति यहाँ पर बन गई थी। अब यह है सो रॉबर्ट क्लाइव भी है सो बहुत तरह के इस तरीके के कार्य कर रहे थे जो अंग्रेजों को कहीं खटक रहे थे, ब्रिटिश सरकार को। और यहाँ की स्थिति देखते हुए चूंकि 1765 से लेकर 1767 तक ही रॉबर्ट क्लाइव रहे, लेकिन जो कुछ यहाँ कर दिए वो है सो आगे के समय में भी वहाँ की स्थिति को बहुत खराब करता चला जा रहा था। और तो 1760 में एक अकाल बंगाल में जो पड़ा वह बचा कुछ सा भी कसर जो है सो बंगाल का खराब कर दिया। बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और जिसके बाद ब्रिटेन के संसद में अब वहाँ के राजनीतिज्ञों द्वारा आवाज उठाई जाने लगी कि अब है सो वहाँ पे नियंत्रण, भारत में नियंत्रण इस व्यापारी कंपनी पर करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यह स्वतंत्र होकर खुलेआम आपको है सो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर एक तरह के वह गलत कार्यों को कर रहे हैं और इन पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा आवाज उठाई गई। और जिसके बाद आपको यहाँ पर है सो 1773 का यह रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तरह इस व्यापारी कंपनी को पहली बार है सो बांधा गया, एक आपको है सो अधिनियम के तहत बांधा गया। अब चलिए हम लोग आते हैं अधिनियम क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन सी मूल विशेषता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी रॉबर्ट क्लाइव के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही सीधा साधा ईमानदार आदमी जो कि बंगाल की बंदरगाह पर एक क्लर्क होकर आया था और अपनी चतुराई, अपनी कहीं न कहीं एक तीक्ष्ण सोच, बुद्धि और अपनी विवेक के वजह से पलासी के युद्ध को हरा पाया। भले ही वहां पर पलासी के युद्ध में मीर जाफर को, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, उनको एक प्रलोभन देकर कि उसके बाद उसे बंगाल की गद्दी पर बैठाएंगे और इस तरह की आपको चतुराई पूर्वक कार्य करके भले ही उसको प्राप्त किया हो, लेकिन उनकी जो क्षमता थी उसके वजह से वो ब्रिटिश वहाँ के जो सरकार थे उनकी नज़र में एक अच्छे कुशल नेतृत्व के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में आए हैं। उसके बाद उन्हें यहाँ का कमान भेजा गया, लेकिन यहां से जब 1760 में वापस वह इंग्लैंड गए तो उन पर तरह तरह के आरोप, बेईमानी के और भी बहुत तरह के आरोप लगाए गए, जिसके बाद 1774 में इसी चिंता में उनकी मृत्यु हो गई, चूंकि वह इस घुटन से अपने आप को निकाल नहीं पाए और 1774 में रॉबर्ट क्लाइव की वहां मृत्यु हो गई। अब चलिए हम लोग आते हैं उसके बाद, बीच में बहुत सारे गवर्नर बने, लेकिन अब हमारा महत्वपूर्ण जो है वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें तो अब बंगाल के गवर्नर इस समय में जब ही रेगुलेटिंग एक्ट आया, इससे पहले बंगाल के गवर्नर आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। बिल्कुल, बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स बंगाल के ये जो थे आपको गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे आपको। अब यहाँ पर 1773 के द्वारा आपको एक मूलभूत परिवर्तन किया गया आपको, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बदल के बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। बिल्कुल दोस्तों, गवर्नर जनरल बना दिया गया, इन्हीं को बना दिया गया। तो चलिए हम लोग इसकी मूल विशेषताओं को, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपको जो है भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन। बिल्कुल, इस परिवर्तन में मैं पहले ही अभी आपको बता चुका कि बंगाल के गवर्नर जो हैं सो बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए। ये बंगाल के गवर्नर, बिल्कुल शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर जो हैं सो ये आपको बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल। और यहाँ पर जो है सो अभी मैं बता चुका हूँ कि वारेन हेस्टिंग्स आपको जो है सो बंगाल के गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग्स, और यही जो है सो आपको बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। एक और चीज़ यहाँ पर बताएंगे हम कि इस आपको जो शासन अधिनियम में जो है सो, मैं पहले भी आपको बताने का प्रयास किया कि मद्रास आपको जो है सो प्रेसिडेंसी था और बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल, और फिर एक बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं बम्बई, जहाँ अलग अलग है सो गवर्नर होते थे। यहाँ भी गवर्नर आपको होते थे, गवर्नर होते थे, यहाँ भी गवर्नर होते थे आपको, सभी स्वतंत्र रूप से शासक के रूप में थे गवर्नर, और यहाँ भी गवर्नर होते थे।
और ये सभी लोग स्वतंत्र थे। लेकिन अब ये जो बंगाल का है सो गवर्नर जनरल कर दिया गया, और ये जो मद्रास के आपको गवर्नर हैं और ये बम्बई के गवर्नर हैं, ये इनके अधीन कर दिए गए। और किसी भी प्रकार के कार्य जब मद्रास या बम्बई के जो महत्वपूर्ण कार्य थे वह बिना इनकी सहमति के नहीं किए जा सकते थे, अर्थात इनको बांध दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। किसी भी प्रकार का निर्माण या फिर युद्ध या किसी भी प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को अब इनकी सहमति के द्वारा ही किया जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा। इस समय में वारेन हेस्टिंग्स आपको बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल जो बने वह वारेन हेस्टिंग्स बने। तो चलिए हम लोग दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, दूसरे बिंदु को हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं और वह है आपको गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना। बिल्कुल, गवर्नर जनरल के अब परिषद का काउंसिल का निर्माण किया गया और गवर्नर जनरल का जो पद निर्धारण किया गया वो गवर्नर जनरल को अब बांध दिया गया। बिल्कुल, ये परिषद के द्वारा बांध दिया गया और परिषद में आपको 4 व्यक्ति अर्थात 4 सदस्य होते हैं। ये आप सामने देख रहे होंगे, चारों सदस्य के द्वारा यह काउंसिल की स्थापना की गई। और ये 4 सदस्य में आपको 3 सदस्य जो हैं सो ब्रिटेन से भेजे गए, अर्थात क्लेवरिंग, मॉनसन और फ्रांसिस। ये 3 व्यक्ति ब्रिटेन से भेजे गए और यह व्यक्ति पहले से ही भारत में था, अर्थात बंगाल के गवर्नर के साथ ही पहले से ही भारत में था। तो यह बारवेल आपको जो है यह भारत में ही था और गवर्नर के साथ ही था, इसलिए गवर्नर के साथ इनकी बनती थी। सबसे बुरा क्या हुआ कि कोई भी किसी भी तरह के प्रस्ताव को लाए जाने थे, कोई भी अध्यादेश लाने जाना था तो बहुमत की आवश्यकता थी, अर्थात यहाँ पर 4 लोगों में से 2 लोगों की सहमति अनिवार्य थी यहाँ पे। और तो इस प्रकार से बहुत तरह के आपको वारेन हेस्टिंग्स को परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ी और कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास नहीं होते थे, क्योंकि ये विरोधी खेमे के लोग थे। ये क्लेवरिंग, मॉनसन और फ्रांसिस जो थे विरोधियों में से थे। एक उनकी सहमति वाला यही बारवेल था यहाँ पे सहमति का। तो अगर बहुमत भी करते तो अगर चूंकि इनको दिया गया था कि अगर किसी कारण से ये दोनों टाई हो जाता है, 2-2 लोग के पक्ष में चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में है सो इनका महत्वपूर्ण आपको मत होता है, अर्थात इनका गवर्नर जनरल भी यहाँ पर मत दे सकते हैं। लेकिन स्थिति थी कि केवल बारवेल ही इनके पक्ष में होते थे, बाकी 3 नहीं पक्ष में होते थे। तो ये 3 सदस्य मिलकर है सो हमेशा उनको परेशान करते थे। वारेन हेस्टिंग्स का काफी विरोध करने की वजह से कोई भी कार्य यहाँ पर सफलपूर्वक नहीं होता था। तो ये परिषद का गठन आपको इसके द्वारा किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि फोर्ट विलियम की स्थापना की गई यहाँ पर। तो तीसरा जो है सो आपको कलकत्ता में आपको जो है सो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये आपको 1774 ईस्वी में आपको ये स्थापित किया गया था कलकत्ता में। ये कलकत्ता में आपको फोर्ट विलियम में उस एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया कलकत्ते में। फोर्ट विलियम कहने का सेंस यह है कि मैं फोर्ट विलियम का पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि ये जो है सो व्यापारी कोठी जो स्थापित किया जाता था, तो इसकी सुरक्षा के लिए किलेबंदी किया गया और किलेबंदी करने के साथ साथ यहाँ पर सैनिकों को ठहराया गया, उनके आवासों का निर्माण किया गया चारों तरफ यहाँ पे। और ये जो किलेबंदी किया गया इसी का नाम फोर्ट विलियम उस समय में दिया गया था, ये व्यापारी कोठी की सुरक्षा के लिए। तो ये जो फोर्ट विलियम था, इसी फोर्ट विलियम के अंदर ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय में आपको है सो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 है सो आपको अन्य न्यायाधीश होते थे, उनको नियुक्ति की गई और 3 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में अन्य न्यायाधीशों के विषय में तो नहीं पूछता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के विषय में पूछता है। तो मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे वो एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे, चूंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजा एम्पे। बहुत बार यह भी पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, तो 4 मुख्य न्यायाधीश को लेकर 4। मुख्य न्यायाधीश का नाम भी पूछा गया है यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत हुआ है, तो 1773 एक्ट के तहत। तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। चलिए हम लोग चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल चौथे बिंदु को देखिएगा, इसमें है कंपनी पर ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण। बिल्कुल दोस्तों, अब जो है कंपनी पर पूरे तरीके से ब्रिटेन के सम्राट का नियंत्रण हो गया
और इसके तहत अब जो है सो ब्रिटिश सम्राट ही प्रमुख कर्मचारियों या न्यायाधीशों या फिर गवर्नर जनरल या फिर परिषद के जितने सदस्य होते थे सभी को मनोनीत या नियुक्त करने का अब अधिकार ब्रिटिश सम्राट के पास हो गया। तो नियुक्ति का जो है सो नियुक्ति और मनोनीत करने का, नियुक्ति एवं मनोनय का जो अब अधिकार इनके समक्ष आ गया था, सम्राट के समक्ष इस अधिनियम के तहत आ गया। मैं बता चुका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर आपको गवर्नर जनरल की बात करें या फिर काउंसिल के सदस्यों की बात करें, सभी को नियुक्ति का अब इन्हीं के पास अधिकार आ चुका था। अब पांचवा महत्वपूर्ण आपको है जिसके तहत आपको है सो साझेदारों को मताधिकार तथा अवधि निर्धारित किया गया। साझेदारों को मताधिकार एवं अवधि इनकी निर्धारित कर दी गई। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अब तक जो व्यापारिक कंपनी जो है वह जो यहाँ पर व्यापार कर रही है तो एक संचालक मंडल होते थे, संचालक मंडल होते थे, उन्हीं के नेतृत्व में आपको जो है सो यहाँ पर यह व्यापारिक कंपनी व्यापार कर रही थी। संचालक मंडल में कौन होते थे? तो वैसे लोग होते थे जो 500 पाउंड के साझेदार होते थे, 500 पाउंड के साझेदार होते थे इसमें, और उन्हीं के द्वारा हर एक तरह का निर्णय लिया जाना व्यापारिक कंपनी के लिए लिया जाता था उनके द्वारा, आपको है सो इन्हीं के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा। लेकिन अब क्या कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कि 500 पाउंड के जगह अब है सो 1000 पाउंड के साझेदार जो होंगे वो ही संचालक मंडल में रहेंगे, और इस संचालक मंडल की अवधि निर्धारित कर दी गई 4 वर्ष। अब 4 वर्ष के बाद कोई भी मेंबर जो है सो चाहे कितना भी पाउंड के वह साझेदार हों, अब जो है सो नहीं, इससे अधिक अवधि तक उसके आपको संचालक मंडल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण इतनी 5 विशेषताएं इसके तहत आपको हुई। ऐसे छोटे मोटे और भी बहुत सारे इस एक्ट के तहत कुछ नियम बनाए गए, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपने दोस्तों में बिल्कुल से शेयर कर देंगे, अगर लोग हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।